नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। और अब एक नजर हेडलाइंस पर। भारत और चीन के बीच समझौते के बाद पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग लेक से दोनों सेनाओं का पीछे हटना शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संसद के दोनों सदनों में बयान। कहा 2 दिन में फिर होगी सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता। एलएसी पर तैनाती और गश्त समेत बाकी मुद्दों पर होगी चर्चा। सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर सरकार की सख्त चेतावनी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में कहा, कानून के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सोशल मीडिया कंपनियां नहीं कर सकती मनमानी। राज्यसभा के 253वें सत्र के पहले भाग की कार्यवाही का कल होगा अंतिम दिन। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन को दी जानकारी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पर चर्चा का देंगी जवाब। वंचित लोगों के कल्याण का साधन बना आत्मनिर्भर भारत अभियान। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। कहा, विरोध के बावजूद राजनीति में राष्ट्र नीति सर्वोपरि। और कोविड-19 टीकाकरण अभियान में भारत ने हासिल की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि। महज 26 दिनों में 70 लाख से अधिक लोगों को दी गई वैक्सीन। देश में सक्रिय मामलों की तादाद कुल संक्रमित मामलों की केवल 1.13%। भारत और चीन के बीच लद्दाख क्षेत्र में पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण दोनों किनारों से दोनों देशों ने सेनाएं पीछे हटाना शुरू कर दिया है। ये कदम दोनों देशों की अपनी सैनिकों को पूर्व की स्थिति पर वापस लेने पर सहमति बनने के बाद उठाया जा रहा है। भारतीय सेना की ओर से इस बारे में एक वीडियो जारी किया गया है। लोकसभा में शाम में पूर्वी लद्दाख पर मौजूदा हालात की जानकारी देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन को इस बारे में जानकारी दी। नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर प्रारंभ हो गई है। और अध्यक्ष महोदय, सदन को इस बात की भी मैं जानकारी देना चाहता हूं कि मेरी अभी तक की जानकारी, मैंने स्टेटमेंट देने के लिए जब मैं सदन में आ रहा था तब तक की जो जानकारी है, मेरी अभी तक की जानकारी के अनुसार जो समझौता हुआ है उसका क्रियान्वयन अभी तक, मैं फिर से दोहरा, अभी तक ठीक तरीके से हो रहा है। अभी तक दोनों तरफ से सारी बख्तरबंद गाड़ियां अपने परमानेंट बेस पर वापस जा चुकी हैं। और इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में पूर्वी लद्दाख में वर्तमान स्थिति पर बयान दिया। उन्होंने जानकारी दी कि भारत और चीन के बीच लद्दाख क्षेत्र में पैंगोंग झील के इलाके में अपने सैनिकों को पूर्व की स्थिति पर वापस लेने पर सहमति बन गई है। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। और इस बात पर भी सभापति महोदय, इस बात पर भी सहमत हो गई है कि पैंगोंग लेक से पूर्व से पैंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 आवर्स के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। सभापति महोदय, पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा
और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पैंगोंग के नॉर्थ और साउथ इलाके में अप्रैल 2020 से लेकर अब तक जो भी निर्माण किए गए उसे हटाया जाएगा। अभी दोनों पक्ष सीमा पर पेट्रोलिंग को भी अस्थायी तौर पर स्थगित रखेंगे। जो भी निर्माण आदि दोनों पक्षों द्वारा अप्रैल 2020 से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर किया गया है, उन्हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति कायम कर दी जाएगी। सभापति महोदय, यह भी तय हुआ है कि दोनों पक्ष नॉर्थ बैंक पर अपनी सेना की गतिविधियां, जिसमें परंपरागत स्थानों की पेट्रोलिंग भी सम्मिलित है, को अस्थायी रूप से स्थगित रखेंगे। पेट्रोलिंग तभी शुरू की जाएगी जब सेना एवं राजनयिक स्तर पर यानी डिप्लोमेटिक लेवल पर आगे बातचीत करके समझौता बनेगा। इस समझौते पर कार्रवाई कल से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर प्रारंभ हो गई है। सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन शहीदों के शौर्य और पराक्रम की नींव पर यह डिसएंगेजमेंट आधारित है, उन्हें देश सदैव याद रखेगा। सभापति महोदय। और रक्षा मंत्री ने चीन के साथ सैन्य और राजनयिक स्तर पर हुई बातचीत के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि भारत ने वार्ता में 3 सिद्धांतों पर जोर दिया है। चीन के साथ बातचीत हमारी इस रणनीति और दृष्टिकोण पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं देंगे। इस बातचीत में हमने चीन को यह बताया है कि 3 सिद्धांतों के आधार पर हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं। फर्स्ट, दोनों पक्षों द्वारा एलएसी को माना जाए और उसका आदर किया जाए। दूसरा, किसी भी पक्ष द्वारा यूनिलेटरली स्टेटस को बदलने का प्रयास न किया जाए। तीसरा, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। सभापति महोदय, फ्रिक्शन क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट के लिए भारत का यह मत है कि 2020 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं, वे दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी स्थायी या मान्य चौकियों पर वापस लौट जाएं। सभापति महोदय, बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि अभी भी एलएसी पर तैनाती और पेट्रोलिंग के बारे में कुछ मुद्दे बचे हैं, इन पर आगे की बातचीत में ध्यान रहेगा। उन्होंने सदन को यह आश्वस्त किया कि इस बातचीत में भारत ने कुछ भी खोया नहीं है। मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है। सभापति महोदय, सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं, अभी भी एलएसी पर डिप्लॉयमेंट तथा पेट्रोलिंग के बारे में कुछ आउटस्टैंडिंग इशूज बचे हुए हैं। इन पर हमारा ध्यान आगे की बातचीत में रहेगा। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि बाइलेटरल एग्रीमेंट्स तथा प्रोटोकॉल के तहत पूर्ण डिसएंगेजमेंट जल्द से जल्द कर लिया जाए। अब तक की बातचीत के बाद चीन भी देश की संप्रभुता की रक्षा के हमारे संकल्प से पूरी तरह और अच्छी तरह अवगत है। हमारी यह भी अपेक्षा है कि चीन द्वारा हमारे साथ मिलकर बचे हुए मुद्दों को हल करने का पूरी गंभीरता के साथ प्रयास किया जाएगा। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि पूर्वी लद्दाख मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है और संसद सदस्यों को इस मुद्दे पर एक स्वर में बोलना चाहिए। सभापति की ये टिप्पणी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस मुद्दे पर बयान के बाद विपक्षी दलों के ओर से सवाल की मांग पर आई। This is a matter of national unity, safety and security. Discussions are going on, please. Let us not send wrong signals. The entire house should be seen speaking in one voice. और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर सख्त चेतावनी दी है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने कहा कि देश के कानून का उल्लंघन करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने यह भरोसा दिलाया
कि सोशल मीडिया कंपनियों को भारत में चुनावी संभावनाओं को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस सदन के पटल से, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो लिंक्डइन हो या कोई हो या व्हाट्सएप हो, मैं विनम्रता से आग्रह करूंगा, भारत में आप काम करिए। आपके करोड़ों फॉलोअर हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, पैसे भी कमाइए, लेकिन भारत के संविधान को आपको पालन करना होगा, भारत के कानून को आपको पालन करना होगा। हम भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन 19(2) में यह भी लिखा हुआ है, इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बिकॉज ऑफ सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये क्या मजाक है कि आप नरेंद्र मोदी मैसेकर ऑफ किसान हैशटैग करते हैं? इसका मतलब क्या है? तो सर, आप वैमनस्य ना फैलाएं, आप हिंसा ना फैलाएं, झूठी खबरें ना फैलाएं और भारत के संविधान और भारत के कानून का पालन करें। इसमें हम बहुत ही सख्त रहेंगे। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने उन देशों को कड़ा संदेश दिया है कि भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से पहले अपना अवलोकन करें। वो अपना ओर देखे जी। The countries which are commenting about the internal affairs India, they should look inward and then talk about things. Please don't encourage such people. राज्यसभा में बजट के पहले हिस्से की कार्यवाही कल पूरी हो जाएगी। सभापति वेंकैया नायडू ने जानकारी दी कि 13 फरवरी को राज्यसभा की कार्यवाही नहीं होगी। बजट पर चर्चा और जवाब से जुड़े सारे काम शुक्रवार को ही पूरे कर लिए जाएंगे। इसके साथ ही गैर सरकारी कामकाज भी कल यानी शुक्रवार को नहीं होंगे। Discussion on budget and reply all will be completed by tomorrow. The session on Saturday is not going to be there. And third, there is no private members bill. The minister reply also will be tomorrow, so that members can be ready. What time exactly we will decide, etc. आम बजट 2021-22 पर उच्च सदन में चर्चा आज दूसरे दिन भी जारी रही। वाईएसआरसीपी सांसद सुभाष चंद्र बोस पिल्ली ने आज चर्चा को आगे बढ़ाया और अपने भाषण को पूरा किया। चर्चा में बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, सीपीएम, एनसीपी, एजीपी समेत कई दलों के सांसदों ने अपने विचार रखे। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने सरकार पर आम बजट में गरीबों और बेरोजगारों की अनदेखी के आरोप लगाए। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा गया कि बजट गरीबों को समर्पित है और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल आम बजट पर चर्चा का जवाब देंगी। बुंदेलखंड के विकास हेतु हम सोचते थे कि बजट में जो है स्पेशल पैकेज दिया जाएगा, तो लेकिन वहाँ का बुंदेलखंड का किसान हताश निराश हुआ है। कोई भी बजट में प्रावधान नहीं किया गया है। देश के लिए बिहार चिंता का विषय होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि हम श्रम आपूर्ति वाले राज्य में हमें लोग उसी स्वरूप में, शक्ल में देखना चाहते हैं। सर, हम भी अपनी हकीकत बदलना चाहते हैं, हम भी अपना स्वरूप बदलना चाहते हैं, हम भी अलग विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा होना चाहते हैं। हम आपसे दया नहीं चाहते, सहानुभूति नहीं चाहते, खैरात नहीं चाहते, हम एक अच्छा नजरिया आपसे चाहते हैं। Sir, India is one of the hot spots and vulnerable to climate change. And sadly, sir, I feel sad that there is no mention of this impending danger in the budget speech or the book that we have got. Capital expenditure is going up. When capital expenditure is going up, automatically inflation is coming down. One of the great opportunity I have seen in the budget, government has given topmost priority for the infrastructure development of the country, for the road and transport development of the country, sir. Petrol and diesel prices will not increase because we have reduced the cess and comparably increased reduced the excise and comparably increased the cesses. Prices of petrol have increased by 36 paise and 26 paise. And believe me, it will rise again. It will rise again. What you have done by imposing a cess is to deny the state governments of their share. रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए R&D होनी चाहिए, रिसर्च होना चाहिए और रिसर्च में नए नए चीज़ों का इनोवेशन होना चाहिए और उसमें नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने की घोषणा हुई है और कोई छोटा मोटा नहीं, 50,000 करोड़ रुपए अगले 5 सालों में खर्च होगा, यह बजट में घोषणा की गई है। तो उसके माध्यम से रोजगार मिलेगा।
देश भर में 3 करोड़ से अधिक CSC उनके माध्यम से रोजगार मिल रहा है। स्टैंड अप जिसमें मुख्य रूप से महिलाएं हैं, SC ST के लोग हैं, 24,000 करोड़ रुपए से अगर पैसा उनको अधिक मिल रहा है तो यह बताइए कि यह लोगों को, युवाओं को कुछ न कुछ काम करने के अवसर प्रदान हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। लोकसभा में आज आम बजट पर आगे की चर्चा शुरू हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसमें हिस्सा लिया। हालांकि वे अपने पूरे भाषण में सिर्फ किसान और कृषि कानून से जुड़े मुद्दों पर ही बात करते रहे। सत्तापक्ष के सदस्यों ने बजट चर्चा के दौरान कृषि कानून का मुद्दा उठाने का विरोध किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी राहुल गांधी को बजट पर बात करने की बात कही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी के बिना आसन की मंजूरी के किसानों की मौत पर श्रद्धांजलि रखे जाने की बात कहने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सदन चलाने की जिम्मेदारी आसन की है। इसके बाद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री समेत कई सदस्यों ने बजट पर चर्चा को आगे बढ़ाया। मेरा माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप सबने मुझे इस अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। इस तरीके का व्यवहार करना सदन में मैं सोचता हूं कि उचित नहीं है और ये गरिमा में भी नहीं है। सदन की गरिमा और संचालन की जिम्मेदारी मुझे दी है। आप कभी भी कोई ऐसा विषय है तो मुझे लिख कर दें, मैं आपके विषय पर सभी लोगों से चर्चा करके आदर करूंगा, लेकिन कम से कम सदन चलाने की जिम्मेदारी जिसको आपने दी है उसको करें। इस बजट में एक आशा दिखती है, आशा नए भारत के निर्माण की, आशा सशक्त भारत की, आशा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की। I see a hope for new India, a stronger India and a self-reliant India in this budget, sir. And I would like to thank the Honorable Finance Minister because this is going to set the path for an economic and manufacturing powerhouse, to India make an economic and manufacturing powerhouse. The vaccine has come at a very opportune time, madam, but we need to drastically speed up the vaccination process. In order to reach herd immunity, while there are many numbers that are being shared by experts, we need to vaccinate at least 60% of the population, madam. पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को बीजेपी ने आज समर्पण दिवस के तौर पर मनाया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की विदेश नीति दबाव से मुक्त होकर राष्ट्र प्रथम की भावना से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन का विचार मानव मात्र के लिए था, इसलिए जहां भी मानवता की सेवा का प्रश्न होगा, मानवता के कल्याण की बात होगी। दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन प्रासंगिक रहेगा। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन नागरिकों का जीवन आसान बनाएंगे। अगर भारत की ताकत और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है तो विचार की आत्मनिर्भरता से भारत आज दुनिया के कई क्षेत्रों में नेतृत्व दे रहा है। आज भारत की विदेश नीति दबाव और प्रभाव से मुक्त होकर राष्ट्र प्रथम के नियम से चल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार बहुमत से चलती है, लेकिन देश सर्वसम्मति से चलता है। राजनीतिक दलों में विचार अलग हो सकते हैं, हम चुनाव में पूरी शक्ति से एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने राजनीतिक विरोधी का सम्मान न करें। हमारी प्रेरणा राष्ट्र नीति है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए हम निर्णय नहीं करते हैं और इसका असर जन सामान्य के मन पर होता है। साथियों, हम राजनीति में सर्वसम्मति को महत्व देते हैं। हम सहमति के प्रयास को करते करते सर्वसम्मति तक जाना चाहते हैं। दीनदयाल जी कभी भी राजनीतिक अस्पृश्यता में विश्वास नहीं रखते थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक और मूर्धन्य राजनेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि दीनदयाल जी एकात्म मानवतावाद के प्रणेता थे, जिनकी अंत्योदय की अवधारणा में अगाध आस्था थी। आपने आजीवन दुर्बल और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किए। आपका एकात्म मानवतावाद राष्ट्र का मार्गदर्शन करता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सन 1953 से 1968 तक भारतीय जनसंघ के नेता रहे। उनका जन्म 25 सितंबर
1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा में नगला चंद्रभान नामक गांव में हुआ। एक गंभीर दार्शनिक और गहन चिंतक होने के साथ साथ वे कैसे समर्पित संगठनकर्ता और नेता थे जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत शुचिता और गरिमा के उच्चतम आयाम स्थापित किए। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय से ही वो इसके वैचारिक मार्गदर्शक और नैतिक प्रेरणा स्रोत रहे। 11 फरवरी 1968 को उनका निधन हो गया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानवतावाद का दर्शन आज भी बेहद प्रासंगिक है। व्यक्ति बनाम समाज नहीं बल्कि व्यक्ति और समाज की एकात्मकता का विचार है। गुजरात और असम में राज्यसभा की 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। तीनों सीटों के लिए 1 मार्च को उपचुनाव होगा। उपचुनाव के लिए 18 फरवरी तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। उम्मीदवार 22 फरवरी तक नाम वापस ले सकेंगे। इसके बाद जरूरत पड़ने पर 1 मार्च को वोटिंग कराई जाएगी। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। इसी दिन शाम 5 बजे वोटों की गिनती होगी। चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 से जुड़े सुरक्षात्मक उपायों और व्यापक दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। गुजरात में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए उपचुनाव कराया जाना है। ये सीटें अहमद पटेल और अभय भारद्वाज के निधन के बाद खाली हुई हैं। अहमद पटेल का निधन पिछले साल 25 नवंबर को हुआ था, जबकि अभय भारद्वाज का निधन 1 दिसंबर को हुआ। अहमद पटेल का कार्यकाल 8 अगस्त 2023 तक था, जबकि अभय भारद्वाज का कार्यकाल 21 जून 2026 तक था। वहीं असम में बोडो फ्रंट के बिस्वजीत देमारी के इस्तीफा देने के बाद से ये सीट खाली हुई है। उन्होंने पिछले साल नवंबर में ऊपरी सदन की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। बिस्वजीत देमारी का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 तक था। और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग की टीम तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल के 5 दिवसीय दौरे पर है। चेन्नई में 2 दिनों तक चुनाव तैयारियों की समीक्षा के बाद से मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा, तमिलनाडु के विभिन्न राजनीतिक दलों के अनुरोध पर विधिवत विचार किया गया, उनकी विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव 1 से अधिक राज्यों में होने हैं, इसलिए मतगणना एक समान तरीके से की जानी है। सुनील अरोड़ा ने यह बताया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की अधिक तैनाती की जाएगी और अन्य राज्यों के विशेष पर्यवेक्षकों को चुनाव के दौरान खर्चों की निगरानी के लिए नामित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अन्य राज्यों में चुनाव तैयारियों की समीक्षा के बाद चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। Many parties talked about some local festivals, the Tamil New Year, the exams, the heat. I must inform both the honorable friends that before announcing the dates, Mr. Sinha and his team, they take into account all that. For example, the exams. He had 4 or 5 meetings with the chairman of Central Board of Education and gave him our feedback on the dates, etc. बुधवार को आयोग की टीम ने चेन्नई में जिलाधिकारियों और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग से उन्होंने यह आग्रह किया कि तमिलनाडु में एक ही चरण में चुनाव कराया जाए। चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों का यह दौरा मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में हो रहा है। इस दल में चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र, राजीव कुमार और महासचिव उमेश सिन्हा शामिल हैं। तमिलनाडु के बाद अब चुनाव आयोग की टीम पुदुचेरी का दौरा करेगी। इसके बाद से 13 और 14 फरवरी को चुनाव आयोग की टीम केरल में चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेगी। इन 3 राज्यों में पहले चुनाव आयोग ने असम और पश्चिम बंगाल में भी चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। इन 5 राज्यों में विधानसभाओं का मौजूदा कार्यकाल मई और जून महीने की अलग अलग तारीखों को पूरा हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने राज्य में सत्ता परिवर्तन का फैसला कर लिया है। उत्तरी बंगाल के कूच बिहार में अमित शाह ने आज परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की और एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अगर विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में बीजेपी की सरकार बनी तो पश्चिम बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त कर दिया जाएगा। अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर राज्य की गरीब जनता को सुविधाओं से वंचित रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान निधि और आयुष्मान भारत जैसे केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं को राज्य सरकार ने लागू नहीं होने दिया। गरीब, बीमार, बूढ़े, किसान, आदिवासी, दलित
उनकी सेवाएं करने के लिए सरकार होती है। ये सारी योजनाएं 115 योजनाएं जो नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है वो सारी गरीबों के लिए है। ये ममता दीदी रोक कर बैठी है। मोदी सरकार गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले अमित शाह ने कूच बिहार में मदन मोहन मालवीय के दर्शन किए। दोपहर बाद उन्होंने बंगगांव में ठाकुर नगर में भी एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार दलितों, शोषितों, पिछड़ों के कल्याण के लिए समर्पित है। इसके बाद अमित शाह ने सोशल मीडिया वॉलंटियर मीट को भी संबोधित किया। जो रास्ता गुरुचंद ठाकुर और हरिचंद ठाकुर ने बताया, वही रास्ते पर नरेंद्र मोदी सरकार आगे बढ़ी है। दलित, पिछड़े, आदिवासी, पिछड़ा समाज के लोग, उनके कल्याण को मोदी सरकार समर्पित है। इतने सालों से शासन में रहने वाले लोग गरीब के घर में बिजली नहीं पहुंचा पाए थे। नरेंद्र मोदी जी ने 5 ही साल में हर गरीब के घर में बिजली पहुंचाने का अभियान शुरू किया। हर गरीब को घर देने का अभियान शुरू किया। हर गरीब के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का अभियान शुरू किया। हर गरीब के घर में शौचालय पहुंचाने का अभियान शुरू किया। हर गरीब के घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का अभियान किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति से उनके दिल्ली आवास पर मुलाकात के दौरान नीतीश कुमार ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। वहीं प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के विकास से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की। कोरोना महामारी के खिलाफ भारत मजबूती के साथ लड़ रहा है। देश में इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है और भारत ने इसमें एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत कोविड-19 के खिलाफ 70 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाने वाला दुनिया का सबसे तेज देश बन गया। भारत ने ये उपलब्धि केवल 26 दिनों में हासिल की। आज शाम 7 बजे तक 74,30,000 से अधिक लाभार्थियों का टीकाकरण किया जा चुका है। इनमें 57,90,000 से ज्यादा स्वास्थ्य देखभाल कर्मी और 16,40,000 से ज्यादा फ्रंटलाइन कर्मचारी शामिल हैं। देश में कोविड के दैनिक नए मामलों में गिरावट जो है वो लगातार जारी है। कोरोना वायरस के संक्रमण का उपचार करा रहे रोगियों की संख्या घटकर 1,42,000 के करीब हो गई है। वर्तमान मरीजों की कुल संख्या भारत के कुल सकारात्मक मामलों का केवल 1.3% है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 12,923 नए रोगी सामने आए हैं, जबकि बीते एक दिन में 11,000 से अधिक मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में अब तक कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले लोगों की कुल संख्या 1,05,73,372 है। कोरोना से रिकवरी दर 97.26% है। विज्ञान के एक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं और बालिकाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति ने ट्वीट करके महिलाओं और बालिकाओं की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, विज्ञान और अनुसंधान के एक क्षेत्र में उनके योगदान का अभिनंदन मैं करता हूं। आपके प्रयासों से विज्ञान के नए क्षितिज उभरे हैं। जरूरी है कि विज्ञान के एक क्षेत्र में लैंगिक समानता को सुनिश्चित किया जाए। प्रतिवर्ष 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 2015 से मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालना है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे ये अपील, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं।